जरा समझाइए सोने और चांदी की कीमतों के लिए फिलहाल जो चांदी रिकॉर्ड तोड़ रही है उसका कारण क्या है और इस समय जो दुनिया भर में चांदी जो है बहुत आसानी से नहीं मिल रही है। हमने पिछली बार बात की थी 4000-4050 डॉलर के बीच में घूम रहा था और मैंने कहा था कि आपको यहाँ से वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और सोने चांदी के जो निवेशक है उनको भी कम उम्मीद नजर आ रही है विशाल। तो इन सब बातों को देखते हुए सोने में जो बाइंग, एक समय में जैसे हम शेयर मार्केट के लिए कहते थे कि इंट्राडे से बचिए, ये सवेरे खरीद कर 2 घंटे में बेच, यानी कि लंबे वक्त के निवेशक के लिए कोई भी वक्त एक अच्छा। अब 90 रुपए को ये पार कर गया है। रुपए में गिरावट से इंपोर्ट करना महंगा होगा। रुपए में गिरावट का मतलब यह है कि भारत के लिए चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके इसको बराबर करता रहता है। रुपया वो डॉलर बेच देता है, उससे प्राइस बराबर हो जाती है, यानी सप्लाई बढ़ा देता है, हमेशा उसको वॉच करता है, उस पर नजर रखता है। तो आरबीआई जब जरूरत पड़ी तो उसको इंटरवीन कर लेगा और थोड़ा बहुत अगर बढ़ भी जाता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा। पीछे आपने देखा होगा जब से अमेरिका ने टैरिफ, जहां तक शेयर मार्केट की बात है, शेयर मार्केट अगर एक ही डायरेक्शन में विशाल जाती रहेगी तो लोग अपना कामकाज छोड़ के खाली शेयर मार्केट करने लग जाएंगे। तो इसलिए शेयर मार्केट का बीच बीच में ये शेयर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात करेंगे सोने और चांदी के बढ़ते हुए दामों की, बल्कि यूं कहें कि रिकॉर्ड तोड़ते हुए दामों की। साथ ही हम बात करेंगे रुपया लगातार कमजोर होते हुए अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है, 90 के स्तर को पार कर गया है। और साथ ही बात करेंगे इन सब का असर मार्केट पर, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर कैसा हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे सोने और चांदी की, जिसमें खासतौर से चांदी के दाम आज यानी कि 3 दिसंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJA के वेबसाइट जो है उसके मुताबिक 3504 रुपए बढ़ी है चांदी और कीमत आ गई है अब 1,78,684 रुपए पर। इससे पहले चांदी की कीमत 1,75,180 थी, यानी कि एक ही दिन में 3500 रुपए कीमत बढ़ गई है। 10 ग्राम सोने की हम बात करें तो 957 रुपए महंगा हुआ है, 1,28,550 पर पहुंचा है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,27,593 थी। आपको याद होगा 17 अक्टूबर को सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और आज चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर है। इसके पीछे के कारण क्या है और एक आम निवेशक के लिए इसका मतलब क्या है, यह समझने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको और सारे एफएम न्यूज के दर्शकों को मेरा अभिनंदन। सर, जैसा कि आपने कहा था बिल्कुल वैसा होता हुआ नजर आ रहा है। आपने कहा था थोड़ा थोड़ा सोने चांदी में निवेश करते जाइए और मैं आपसे बार बार यही पूछता था कि ये जो ऑल टाइम हाई बना है क्या इस रिकॉर्ड लेवल को पार कर जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि चांदी ने उस रिकॉर्ड लेवल को भी पार कर दिया है, यानी कि आपकी बात बिल्कुल सही साबित हुई है। फिर से एक बार थोड़े से फैक्टर्स की हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्योंकि आप बार बार कहते हैं सिर्फ देश में जो हो रहा है उस पर फोकस मत कीजिए, विदेशों में क्या हो रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों के बीच किस तरीके का टेंशन है और संबंध कहां बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इन सबको देखिए ध्यान से। आज अमेरिका और रशिया के बीच भी एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है, फिर व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है। जरा समझाइए सोने और चांदी की कीमतों के लिए फिलहाल जो चांदी रिकॉर्ड तोड़ रही है उसका कारण क्या है और इस समय जो दुनिया भर में घटित हो रहा है वो फैक्टर अब आगे कैसे उनका रोल जो है वो बड़ा होने वाला है। विशाल, 2 फैक्टर हैं जो चांदी को अपने रिकॉर्ड स्तर पर ले गए हैं। पहला फैक्टर है कि चांदी की शॉर्टेज महसूस की जा रही है। जहां जहां चांदी उपयोग में आती है, सोलर बैटरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, तो जो चांदी के इस्तेमाल करने वाले यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उन्होंने इस बात की तरफ संकेत किया है कि चांदी जो है बहुत आसानी से नहीं मिल रही है। ऑर्डर करने के कुछ दिन बाद आती है और जितनी ऑर्डर करते हैं उतनी नहीं आ रही है। ध्यान देने वाली बात यह, करीब 35,000 टन के आसपास चांदी की जरूरत पड़ती है और उसमें से साल की, और उसमें से जो चांदी उपलब्ध है वो 25,000 टन के आसपास आती है, यानी कि बाकी की जरूरत जो है वो रिसाइकलिंग से या पुरानी चांदी जो लोग दे जाते हैं उससे उससे पूरी की जाती है। मैं माइनिंग की बात कर रहा था जब मैं सप्लाई की बात कर रहा था। तो पहले तो इसकी शॉर्टेज महसूस की जा रही है, ऊपर से स्पेकुलेशन इसकी होती है। जो डेरिवेटिव मार्केट है उसमें स्पेकुलेशन भी देखी जाती है। और तीसरा कारण हम देखें तो अमेरिकन फेड ने रेट कट करने के, ये चांदी सोने दोनों के लिए अप्लाई होता है, जो रेट कट करने के संकेत अमेरिका से आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि मैंने नए फेड चेयरमैन कौन होंगे उसका 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 नाम भी शॉर्टलिस्ट कर लिया है, उन्होंने अपना नाम सोच के बैठे हुए हैं। तो फेड के ऊपर प्रेशर है रेट कट करने का। हालांकि अमेरिका में महंगाई की दर कुछ तबके कहते हैं कि कम है, कुछ जगह बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, बहुत मिक्स्ड आंकड़े आ रहे हैं। पीछे शटडाउन की वजह से बहुत सारे आर्थिक आंकड़े रुके रहे और आए नहीं। तो मैं मानता हूं कि फेड रेट, ऐसा कहा जा रहा है कि 80% लोग
मानते हैं कि रेट कट होगा, तो रेट कट की उम्मीद में चांदी सोना, फिर सोना आपने देखा होगा जब हमने पिछली बार बात की थी 4000-4050 के बीच में घूम रहा था, और मैंने कहा था कि आपको यहां से वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और धीरे धीरे वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, और नया बेस बना 4000, उसके बाद ये बेस जाके $4100 के आसपास रुक गया, अब ये $4200 के आसपास ये नया बेस एक बनता दिख रहा है। तो धीरे धीरे ही सही कंसोलिडेट करता है, फिर उसमें बाइंग आती है, कंसोलिडेट करता है, बाइंग आती है, और सेंट्रल बैंक्स ने अभी तक कोई सेलिंग नहीं करी है। सेंट्रल बैंक्स अभी भी नेट बायर्स बने हुए हैं, और जो परिस्थिति हम अभी तक बात करते आ रहे हैं, परिस्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है, कोई परिस्थिति में बदलाव नहीं है, बल्कि टेंशंस अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने की ऐसा महसूस हो रहा है कि तैयारी कर ली है। लैटिन अमेरिका में इसकी आलोचना की जा रही है, वहां पर ड्रग्स की वजह से वहां के राष्ट्रपति मडूरो साहब हैं, उनसे उनके मतभेद है वगैरह वगैरह। बहुत जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बीच में जो इलाका है, बहुत टेंशन में है इस समय, और अमेरिका के जो डिफेंस रिसोर्सेस हैं वहां पर बहुत उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, और माना जा रहा है कि किसी भी समय अमेरिका फुल फ्लैज अटैक भी कर सकता है, जबकि उनकी शिप्स पे अटैक तो पहले से ही चल रहा है। उनको ऐसा माना जाता है वहां से ड्रग्स आता है। तो कुल मिला के जियोपॉलिटिकल टेंशंस विशाल वैसी की जस की तस है। रशिया यूक्रेन के पीस के प्रयास किए जा रहे हैं। विटकॉस साहब गए हैं मॉस्को में एक प्लान लेके, पर मुझे उनके कामयाब होने की उम्मीद कम नजर आ रही है, और सोने चांदी के जो निवेशक हैं उनको भी कम उम्मीद नजर आ रही है विशाल। तो इन सब बातों को देखते हुए सोने में जो बाइंग है, जो खरीदारी है, वो लगातार बनी हुई है। चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों बनी हुई है, इसलिए चांदी आपको $58 से भी ऊपर दिखाई दे रही है भारतीय बाजार में कीमत लगाएं तो 1 लाख। आम निवेशक बड़े इंटरेस्टेड हैं सोने और चांदी में, क्योंकि 2024 का अंत 31 दिसंबर 2024 से अब दिसंबर 2025 चल रहा है, और इस 12 महीने के पीरियड में सोना 52,000 बढ़ा है, चांदी 92,000 बढ़ी है। अब और कहीं भी आप चले जाइए और कोई भी निवेश का रास्ता आप ढूंढ लीजिए, इतना जबरदस्त रिटर्न पिछले 12 महीने में कहीं से किसी को मिला नहीं है। और इसीलिए इससे पहले, आज से पहले जो लोग सोने चांदी के बारे में सोचते भी नहीं थे निवेश के लिए, वो सब सोने चांदी के बारे में सोचने लगे हैं। एक समय में जैसे हम शेयर मार्केट के लिए कहते थे कि इंट्राडे से बचिए, ये सवेरे खरीद कर 2 घंटे में बेच देंगे, शाम को बेच देंगे, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अब कुछ इस तरीके की बात सोने चांदी के साथ होने लगी है। हर निवेशक, जो निवेशक पहले था भी नहीं, जिसके पास अब थोड़ा बहुत पैसा है, वो सोच रहा है कि साहब एक साल में 52,000 सोना, 92,000 चांदी, क्यों ना कुछ मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं, मैं भी कुछ इसमें से निकाल लूं। देखिए, वैसे तो निवेश की सलाह आपको, जो दर्शक हैं उनको मेरी सलाह ये अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर लेनी चाहिए, आपने निवेश करना है या नहीं करना। हम तो यहाँ न्यूज एनालिसिस करते हैं, पर हाँ, जो फैक्टर्स इसको बढ़ने वाले होते हैं, जो इसके अनुकूल होते हैं, जो फैक्टर, वो अभी भी अनुकूल जस के तस, जैसा कि मैंने कहा, बने हुए हैं। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले 2 साल में तो जिन लोगों को एक फोमो होता है विशाल, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो जिन लोगों को फोमो हो गया है कि मैंने गाड़ी मेरे हाथ से निकल गई, ट्रेन निकल गई, बस निकल गई, मैंने तो अब तो 1,30,32,000 सोना पहुंच गया, 1,80,85,000 चांदी पहुंच गई। दोस्त कह रहा था जब 70-75 पे सोना था तो ले लेते, जब चांदी 1 लाख से भी नीचे थी तब ले लेते, तब क्यों नहीं ली। तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने आपको आपके शो पे पहले शायद एक बार बोला है कि फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, यानी कि लंबे वक्त के निवेशक के लिए कोई भी वक्त एक अच्छा वक्त है। लंबे वक्त का मतलब है कि आप 2 साल से 5 साल का नजरिया रखें इन सोने चांदी में। बिल्कुल ठीक बात है, इतनी बेतहाशा बढ़ी है, तभी तो हम और आप इस पे बार बार बातचीत करते हैं, तभी तो सोशल मीडिया पे आप भरा पड़ा है सोना चांदी। ऐसा लगता है कि पूरा आपका, आप खोले तो स्क्रीन ही स्वर्णमय हो गया है, चांदीमय हो गया है। जिधर देखे सोने चांदी के आपको बार्स और कॉइन्स चमकते हुए, और बड़ी बड़ी मजेदार उस पे टैग लाइंस लिखी हुई होती हैं थंबनेल्स पर। तो इसीलिए हम उसकी चिंता, देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिक रहा है वो दिख रहा है, ये भी सच है। एक तो जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिक रहा है वो दिख भी रहा है, उसी की चर्चा भी हो रही है, उसी की बातचीत हो रही है। जी हाँ, जब देखिए जो एसेट क्लास विशाल जिस समय चढ़ने लग जाए, जो बस चलती दिखाई दे, कोई जब बस स्टैंड पे पहले जाया करते थे ना, आजकल जो लोग बस का इस्तेमाल करते हैं तो पूछते हैं भैया पहले कौन सी बस जा रही, तो जो बस जा रही है उस पर, जो ट्रेन जाती है पहले कौन सी जा रही है उसी पे चढ़ जाते हैं। तो जो ट्रेन बस चलती दिखती है उसी पे लोग सवार होते हैं। यही प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हैं, यही प्रिंसिपल है। आपने एक अच्छी बात कही कि बस अभी किसी की छूटी नहीं है, तो जिसे लग रहा है उसकी बस छूट गई है, वो अभी भी थोड़ा बस में सवार हो जाए तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। ये आपने अच्छी बात कही। अब मैं सोने चांदी से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं,
और आज एक और बहुत बड़ी खबर आई है। विशाल विशाल जी जी क्षमा जी करें, मैं जी जी। इसमें आपकी बात में राइडर लगाना चाहूंगा। सिप करके चलें, सिप करके। हाँ, एक एक मुश्त नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके उसको उसको करना चाहिए। एक मुश्त लोगों को मुझे लगता है गलती करते हैं लोग, एक साथ उसको लगा देते हैं। जब भी इन्वेस्ट करें तो सिप करके करें। क्षमा करें, मैंने आपकी थोड़ा बात सा, को बीच में हाँ, थोड़े टोका। झटके आप बर्दाश्त कर पाए, सिप करके करेंगे तो झटका, वरना गर्म चाय भी एक बार में आप पी जाएं, सिप करके जी, ना पिए तो मुंह जला देती है। मुंह जला देती है। यह आप ही के दिए हुए उदाहरण है जो मैं फिर से अपने दर्शकों को दे रहा हूं। और 3 दिसंबर के दिन एक और भी बड़ी खबर आई है। डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे और गिरा है और 90 रुपए 5 पैसे के स्तर पर ओपन हुआ है। इससे पहले मंगलवार को 89 रुपए 96 पैसे पर था। लगातार विदेशी फंड्स की निकासी से रुपए पर दबाव बना हुआ है। रुपया 2025 में अब तक 5.16% 5% से ज्यादा कमजोर हो चुका है। 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85 रुपए 70 पैसे के स्तर पर था। अब 90 रुपए को यह पार कर गया है। रुपए में गिरावट से इंपोर्ट करना महंगा होगा। रुपए में गिरावट का मतलब यह है कि भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट ज्यादा महंगा होगा। विदेश में घूमना हो, विदेश में पढ़ना हो, यह सारी चीजें महंगी होंगी। जरा समझ लेते हैं शरद कोरी साहब से। सर, इसमें राजनीति भी बहुत जबरदस्त हो रही है। इकोनॉमिक्स तो है ही, लेकिन पॉलिटिक्स भी बहुत है। क्योंकि एक वक्त था जब गिरते हुए रुपये को प्रधानमंत्री की साख से जोड़ा जाता था, और ये यूपीए के समय में था। मनमोहन सिंह का बहुत मजाक उड़ाया जाता था उस वक्त में कि ये रुपया नहीं गिर रहा है, भारत और प्रधानमंत्री की साख गिर रही है। और आज जब हम देख रहे हैं तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब, रुपया मार्केट के हिसाब से, दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट होता है। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो जरा समझाइए कि पहले तो ये डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत तय कैसे होती है, और ये जो 90 के लेवल को पार करना है, क्या ये चिंता की बात है भारत के लिए? देखिए, पहले आपके मैं जवाब दे देता हूं तय कैसे होती है। ये भी डिमांड सप्लाई का खेल होता है। जैसे जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ती है, आपने अभी इशारा किया कि एफपीआईज और एफआईआईज, विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं, शेयर मार्केट से लगातार पैसा बेचते रहते हैं, और जो बेचते हैं पैसा ले जाते हैं तो डॉलर में ले जाते हैं। डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब क्या करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके इसको बराबर करता रहता है। रुपया वो डॉलर बेच देता है, उससे प्राइस बराबर हो जाती है, यानी सप्लाई बढ़ा देता है डॉलर की, उससे प्राइस। मुझे लग रहा है कि आरबीआई ने थोड़े इंटरवेंशंस पहले के मुकाबले शायद थोड़े कम किए होंगे, पर आरबीआई को मालूम है कि रुपए को कहां थामना है, कहां नहीं थामना है, और मार्केट फोर्सेस पे चल रहा है। तो मुझे नहीं पता कि क्यों इसको साख से जोड़ा जाता था, क्योंकि करेंसी की जो वैल्यू होती है वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट होती है। ये सच है कि इंपोर्ट महंगा हो जाता है। क्रूड ऑयल हम 86-87% अपनी जरूरत इंपोर्ट करते हैं, महंगा हो जाएगा। लोगों का विदेशों का घूमना महंगा हो जाएगा। जो भी आप इंपोर्ट करते हैं महंगा हो जाएगा, पर एक्सपोर्टर्स को फायदा भी हो जाता है। एक्सपोर्टर्स को फायदा हो रहा है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनकी तो कलेक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि उनको वो वैल्यू बेनिफिट मिल जाता है। अब गिरने का कारण क्या है, उसके पीछे आप जाएंगे। एक तो मैंने एफआईआईज एफपीआईज की बात करी। दूसरा, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है विशाल, जिसको कहते हैं, हम आयात इस समय ज्यादा कर रहे हैं और आयात भर भर के हो रहा है, उसकी वजह से भी रुपए पे, क्योंकि उसकी जो पेमेंट होती है वो आपको डॉलर में करनी होती है, इस कारण से भी। और एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें विशाल ये हो रही है कि बाकी करेंसीज के मुकाबले यूएस डॉलर कमजोर है। स्विस फ्रैंक ले लीजिए, ब्रिटिश पाउंड ले लीजिए, यूरो ले लीजिए और जापानीज येन ले लीजिए। 4 जो करेंसीज हैं, एक डॉलर इंडेक्स होता है जिसमें 6 करेंसीज होती है, उसमें से ये 4 मुख्य करेंसी होती हैं। इनके अगेंस्ट डॉलर जो है वो कमजोर हो रहा है। पर भारतीय रुपए में, क्योंकि यहां से लगातार पिछले सितंबर 24 से लेके और आज तक लगातार एफआईआईज, किसी एक आध महीने को हम छोड़ दें, लगातार एफआईआईज और एफपीआईज ने यहां शेयर मार्केट से बिकवाली करी है। वो अपना प्रॉफिट बेच के वापस ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा विशाल चिंता की ऐसी कोई बात नहीं पर है। क्यों बिकवाली कर रहे हैं? क्या भारतीय मार्केट में विश्वास कम हुआ है या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग एक वजह है? नहीं, प्रॉफिट बुकिंग है। आपने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी, आज वो अगर 15-20 रुपए की हो गई है, तो मैं चाहूंगा भाई ले जाऊं, अपना पैसा वापस ले जाऊं, और वापस किसी दिन नेट बायर्स भी बन जाते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग है, और वो वापस फिर खरीदने लग जाएंगे, शेयर मार्केट भी फिर दौड़ने लग जाएगी और रुपया भी स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि आप अपनी जरूरत का 85% तेल जो है वो दूसरे देशों से खरीदते हैं, आयात करते हैं, वहां आपको डॉलर में पेमेंट करनी होती है। भारत में सोने की डिमांड भी इतनी सारी है, हम सोना भी भर भर के इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी आपको पेमेंट करनी होती है। तो यानी आने वाले समय में आप ये मानकर चलें कि सोने की कीमत भी बढ़ेगी और जो तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत पर भी इसका असर होगा। और हम जानते हैं कि तेल जब भी बढ़ता है तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, फिर सारी चीजें महंगी होती है ट्रांसपोर्ट बढ़ने के साथ साथ। जी हाँ, देखिए, डॉलर के महंगे होने का डबल इंपैक्ट होता है। एक तो डॉलर रुपए के खिलाफ जब महंगा होता है
तो उससे सोने की कीमत और बढ़ती है, क्योंकि 99% हम सोने की जरूरत इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, जब डॉलर कमजोर होता है बाकी करेंसीज के खिलाफ, तब भी सोने की कीमत बढ़ती है। तो इस बार तो सोने का दोनों तरफ से सोने को फायदा हो रहा है, भारतीय रुपए गिरने से भी फायदा हो रहा है। और एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो कि शायद बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं, और अगर कुछ लोग नहीं समझेंगे तो इस पे वो हंस सकते हैं, पर ये एक सिद्धांत होता है कि डॉलर का मजबूत होना और रुपए का गिरना दो अलग अलग बातें हैं। यानी कि रुपया कमजोर और डॉलर मजबूत दो अलग। हालांकि आप कहेंगे कि भाई ये तो पलड़ा है, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, इसमें इसमें अलग अलग बात कैसे है? पर अलग इकोनॉमिक्स में जब आप जाएं, फॉरेन एक्सचेंज में जाएं, तो अलग अलग बातें हैं। डॉलर, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। रुपया तो, भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय 8.2 की रफ्तार से बढ़ रही है। भारत के सारे आर्थिक पैमाने इस समय अच्छे हैं। डॉलर की डिमांड की वजह से रुपया कमजोर हो रहा है। रुपए में इंट्रिंसिक एक हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, इंट्रिंसिक कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा डॉलर की डिमांड आ रही है, उसकी वजह से डॉलर पर मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स अच्छे हैं विशाल, $700 बिलियन के आसपास के हैं। हमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। और आरबीआई हमेशा उसको वॉच करता है, उस पर नजर रखता है। तो आरबीआई जब जरूरत पड़ी तो उसको इंटरवीन कर लेगा, और थोड़ा बहुत अगर बढ़ भी जाता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा। पीछे आपने देखा होगा, जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया, हमारे एक्सपोर्टर्स परेशान थे। तो मुझे लग रहा है कुछ एक्सपोर्टर्स का भी लाभ इससे हो जाता है, फायदा हो जाता है। उधर इंपोर्ट का नुकसान होता है, एक्सपोर्ट का फायदा होता है। बहुत विशेष चिंता की बात नहीं है। 90 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। 88 से 89 गए, 89 से 90 आए। साइकोलॉजिकली आप एक 90s में प्रवेश कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। बाकी ऐसी कोई मुझे विशेष बहुत यानी ज्यादा आप कह चिंता रहे की हैं किसी बात भी देश विशाल की नहीं। साख, किसी भी देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत है, उसे सीधे तौर पर इससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो उससे सीधा संबंध नहीं हो। अगर रुपया कमजोर हो रहा होता अपने आप में, तो फिर चिंता की बात थी। पर यहां पर डॉलर मजबूत हो रहा है। अब बहुत सारे लोग जो, देखिए, ये जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के और इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, जो नहीं समझते, उनको ये बात शायद समझ में ना आए। वो इस पे हंसी भी कर सकते हैं, मजाक भी उड़ा सकते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो बात तो एक ही हुई। दिन नहीं है तो रात है, रात नहीं है तो दिन है। ये थोड़ा ना आप कहेंगे कि दिन नहीं है और रात है, रात नहीं है दिन है, इस तरीके से नहीं कहा जाता। और तराजू पर दोनों चीजों में फर्क है। तो मुझे, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी फिलहाल कोई विशेष चिंता की बात नहीं नजर आ रही, तो इसलिए एज एन इकोनॉमिस्ट मैं इससे बहुत ज्यादा वरीड नहीं हूं। एक नंबर जरूर है, आपको दिखा रहा है कि डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर हो गया है, पर एक नंबर है, उसमें आम आदमी की जेब पे अभी इतना फर्क। या तो ये है ना कि इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई, हमारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तब तो आम आदमी को चिंता की बात है। वरना खाली एक नंबर है। आप नंबर देखें, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो एनालिसिस करते हैं, उनको करने दीजिए। थोड़ा सा शेयर मार्केट की भी हम बात करेंगे। सेंसेक्स के उतार चढ़ाव की बात हमने पहले भी की थी, अब से कुछ दिन पहले हमने आपसे बात की थी जब निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट के साथ साथ लोगों में थोड़ी सी दिलचस्पी शेयर मार्केट में कम भी हुई है, और बहुत सारे लोग सोने चांदी की तरफ मुड़े हैं। और शरद कोहली साहब, मैं ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग अब क्रिप्टो के बारे में बात करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर तुलना की जा रही है कि आपने 1 साल पहले या 2 साल पहले अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होता तो पैसा इतना ही बना था, सोने और चांदी में इतना ज्यादा बनता, और फिर क्रिप्टो की बात आती है तो फिर वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आती है लोगों को कि 1 करोड़ के पार चला गया था, अब भी 78 लाख 80 लाख के आसपास है। क्या भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों का कुछ उत्साह कम हुआ है, कुछ जोश कम हुआ है जो अचानक से कोरोना के बाद बढ़ा था? और क्या भारत वाकई में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट को सीरियसली कंसिडर करने की स्थिति में है इस समय? देखिए, क्रिप्टो करेंसी को शेयर मार्केट से कंपेयर करना, इंग्लिश में कहावत होती है, इट इज कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। कोई आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। शेयर मार्केट फंडामेंटल्स पे चलती है, कंपनीज होती हैं, उनकी बैलेंस शीट होती है, उनके प्रॉफिट होते हैं, टॉप लाइंस, बॉटम लाइंस, बुक वैल्यू, पीई, दुनिया भर के फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर एनालिसिस किया जाता है। उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। क्रिप्टो खाली एक न्यूज बेस्ड चलता है। तो क्रिप्टो में देखिए, क्रिप्टो तो $1 लाख क्रॉस कर गया था, अब गिर के $90,000 तक आ गया, फिर कुछ कल प्राइस चढ़ी है। क्रिप्टो में मैं समझता हूं दूर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, उसका कोई फंडामेंटल नहीं है। जहां तक शेयर मार्केट की बात है, शेयर मार्केट अगर एक ही डायरेक्शन में विशाल जाती रहेगी तो लोग अपना कामकाज छोड़ के खाली शेयर मार्केट करने लग जाएंगे। तो इसलिए शेयर मार्केट का बीच बीच में, ये शेयर मार्केट की खूबसूरती है, ये शेयर मार्केट की खासियत है कि पहले ऊपर जाती है फिर झटका देती है, जिससे आप अपनी जगह स्थान बनाए रखें और आप अपने रियल में रहें, इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसलिए शेयर मार्केट 1 साल अच्छा नहीं किया, पर पिछले कोविड के बाद से 2020 से तो लगातार ऊपर चढ़ रही थी। अब अगर 1 साल शेयर मार्केट ने सांस लिया है थोड़ा सा, तो मुझे लगता है उसमें कोई हर्ज नहीं है। यही शेयर मार्केट है, यही उसका नेचर है, यही उसका कैरेक्टर है। अब देखिए, आप उससे फिर ऊपर चढ़ने लगी। ऑल टाइम हाई 26,277 था जो निफ्टी का, उसको बीच में इंट्राडे में पार भी किया,
उसके बाद फिर थोड़ी कंसोलिडेशन आई। तो ये कंसोलिडेशन अच्छी है। शेयर मार्केट को ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यही शेयर मार्केट है। और ऐसे ही शेयर मार्केट को चलना चाहिए। एक ही डायरेक्शन में चलेगी तो ना तो वो हेल्दी है और लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। अपना काम काज छोड़ के ना विशाल, सब यही काम करने लग जाएंगे, वो ठीक नहीं है। लेकिन मैंने आपसे क्रिप्टो करेंसी का सवाल क्यों पूछा, मैं उसकी वजह आपको बताता हूं। यही मेरा आखिरी प्रश्न भी है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी आ गए हैं जो फाइनेंशियली आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और फिर वो एक तुलनात्मक चार्ट आपको दिखाते हैं कि देखिए साहब, आपने अगर क्रिप्टो में पैसा लगाया होता तो आज ये पैसा कहां पहुंच गया होता। फिर वो तुलना करते हैं, वही एप्पल एंड ऑरेंजेस वाली तुलना हो जाती है वहां पर कि स्टॉक मार्केट में लगाते तो क्या होता, सोने में लगाते, चांदी में लगाते तो क्या होता, एफडी में लगाते, म्यूचुअल फंड में लगाते, और फिर अंत में लिख दिया जाता है कि साहब क्रिप्टो में लगाते तो देखिए फिर क्या होता। वो लगाते तो क्या होता, पर क्या वो इन्फ्लुएंसर्स आगे की भविष्यवाणी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्रिप्टो एक ऐसी टेरिटरी है जो कि कुछ पता नहीं कल को क्या होना है। मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर्स पे सेबी ने भी एतराज किया है, सेबी ने वार्निंग भी दी है। और इस तरीके के सोशल मीडिया पे वीडियो चलाना गलत है। आप पिछला कुछ दिखा के अगले का कराएं। मुझे लगता है हर व्यक्ति को खुद ही जानकारी हासिल करनी चाहिए, पूरा रिसर्च करनी चाहिए। पीछे जो हुआ जरूरी नहीं कि वो आगे हो। आपकी बात का एक लाइन का मैं जवाब दूं, जरूरी नहीं कि पिछले एक साल में जो हुआ वो आगे हो। तो आपको पिछला दिखा के आप आगे की एक स्ट्रेटेजी बना लें, ये भी सही नहीं है। मैं समझता हूं हर एसेट क्लास को इंडिविजुअली एनालाइज करके देखना चाहिए। और जो समय समय पर सोने चांदी की बात होती है उस पर ध्यान दीजिए, स्टॉक मार्केट की बात होती है उस पर ध्यान दीजिए। क्रिप्टो को तो मैं विशाल सिरे से खारिज करता हूं, भले ही आपने उसमें पैसा बनाया हो, क्योंकि कल को अगर पैसा नुकसान हो गया तो मुझे लगता है आपको कोई दरवाजा नहीं है जिसको आप खटखटा सकते हैं। और लोगों के वॉलेट चोरी हुए, लाखों रुपए का मैंने लोगों को सुना है जिनको नुकसान हुआ है। तो क्रिप्टो की मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, क्योंकि भारत में वो अगर अवैध नहीं है तो वैध भी नहीं है। अभी तो भारत में जो चीज मान्य नहीं है, मैं उस पर ज्यादा, जब तक सरकार उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, करेंसी तो उसको कभी भी नहीं बोलेंगे, वीडीए बोलते हैं यहाँ पर, वर्चुअल डिजिटल एसेट। बाकी शेयर मार्केट, गोल्ड सिल्वर की हम जरूर समय समय पर बात करते रहते हैं और उम्मीद है हम करते रहेंगे। जैसे जैसे इनमें चाल आती है, जैसे जैसे माहौल बनता है, उसकी बात करी जा सकती है। कोई आप ये न्यूज पे आधारित चीजें हैं तो क्या इन्फ्लुएंसर्स, आप बताइए, आप जर्नलिज्म से आते हैं, क्या अभी अगले घंटे में क्या खबर आने वाली है, क्या वो इस पे फोरकास्ट कर सकता है? अगर कर सकता है तो उसकी बात मान लीजिए, वरना उसको इग्नोर कर दीजिए। इसीलिए एक्सपर्ट को सुनिए, शरद कोहली साहब को सुनिए, और इसीलिए हम चाहते हैं कि बार बार हम उनसे कनेक्ट करें और आप तक सही जानकारी पहुंचाए, ताकि सोशल मीडिया पर किसी के भी कुछ भी लिख देने या कह देने से आप तुरंत प्रभावित होकर कोई फैसला बड़ा ना लें और अपना पैसा कहीं गंवा ना बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। छोटा सा ब्रेक।